का आज हम राजिया रसूठा के आगे के क्रम के दोहों के संबंध में चर्चा करेंगे। इन दोहों में शाश्वत नीति का तत्व समाहित है और आदर्श के तत्व समाहित है। कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ लोक में जो हमारी जानकारियां हैं, लोक कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, लोक में जो विश्वास है, उन लोक के विश्वासों को भी कवि ने बिल्कुल इन दोहों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया या उनको सिद्ध कर दिया। हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, उसके संबंध में कहानी भी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खीर टके सिर खाजा, या कोई कहते हैं टके सिर बाजी टके सिर खाजा। इसका अभिप्राय है जहां राज्य में अव्यवस्था चल रही हो, और अव्यवस्था का मतलब कोई क्रांति या उस तरीके से नहीं। अव्यवस्था का मतलब होता है जहां उचित वस्तु, उचित व्यक्ति को उसका उचित मूल्य अथवा सम्मान नहीं मिलता, और जहां उचित व्यक्ति वस्तु को उसका मूल्य या सम्मान नहीं मिलता, वहां अव्यवस्था फैल जाती है। जो योग्यताधारी लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे, अयोग्य व्यक्ति हैं वो आगे आ जाएंगे, उन्हें लाभ मिलेगा और वो लाभ में मदान होकर अव्यवस्था फैलाएंगे। अनुभवी लोग हैं वो पीछे हट जाएंगे, तो उसका राज्य को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा अधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा, या टके से खीर टके से खाजा। इसी प्रकार के भाव को लेकर दो दोहे हमारे लिखे गए जो कवि ने लिखे। पहला दोहा है, और उसमें कहा कि ऐसे राज्य में तो रहने से अच्छा है हम किसी जंगल में, वन में जाकर रह जाएं। अर्थात किसी भी रूप में कभी अव्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। अव्यवस्था को स्वीकार करने का अभिप्राय है वह नहीं चाहता कि जहां अव्यवस्था हो वहां हम रहें। देखिए क्या कहा, खल गुण अण कूता एक भाव कर आदरे, ते नगरी होता रोही आछी राजिया। देखिए क्या कहा, खल खल होता है जानवरों को, ये जो तिल में से वगैरह निकाला जाता है, उसमें से जो बाद में तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको खल कहते हैं। जो मीठा भी होता है जानवरों को खिलाया जाता है। और गुड़ हम जानते हैं, तो गुड़ और खल दोनों की कीमत बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का मूल्य अलग अलग है, दोनों के उपयोग अलग अलग है। लेकिन यदि कहीं किसी राज्य में उस खल या गुड़, इन दोनों में यदि किसी प्रकार का अंतर न किया जाए, न तो मूल्य में, न महत्व में, न उपयोग में, उनको बराबर आदर दिया जाए। आदर का मतलब है आदर देना, सम्मान देना, उनका मूल्य निर्धारण करना। खड़गुड़ अनकूता एक भाव कर आदर, एक भाव करके उनको आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। जो मैंने आपको बात कही, जो पहले मैंने आपको लोग कहावत कही थी, उसका यही था कि भाजी भी टके सेर है, खाजा भी टके सेर है, और खीर भी टके सेर है। वहां न तो खीर का मूल्य जानते हैं, न खाजे का मूल्य जानते हैं, न बाजी का मूल्य जानते हैं। तो वहां अव्यवस्था है। तो यहां भी उसने यही कहा, खड़गुड़ अणकूता एक भाव कर आदर, ते नगरी होता, उस नगरी के होने से तो रोही आछी राजिया, उस नगरी के होने से तो अच्छा है जंगल ही हो जाए। यहां जंगल हो जाने का अभिप्राय यह है, उस नगरी में रहने से तो जंगल में रहना अच्छा है। यदि हम कहीं अव्यवस्था में शिकार हो जाते हैं, यदि हम अव्यवस्था में हैं, तो उस अव्यवस्था से निकलकर हमें चाहे कितना भी कष्ट क्यों न भोगना पड़े, चाहे कितनी भी हमें परेशानी क्यों न हो, लेकिन हमें उस नगर में रहना नहीं चाहिए। अर्थात जहां अव्यवस्था हो, उस अव्यवस्था में समझदार व्यक्ति को कभी भी
रुकना या रहना नहीं चाहिए। अब इसी क्रम का एक और दोहा, आप उसको पहले देख लेते। क्रम से थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों का भाव एक है, दोनों का अभिप्राय एक है, जो नीति की बात कही वो दोनों में एक है। गुण अवगुण जिण गांव, सुने न कोई सांभळे, मच्छ गड़ांगड़ माए, रहनो मुश्किल राजिया। वही जो मैंने आपको कहा, वहां खल और गुड़ की बात कही, या खीर और खाजे की बात कही, भाजी और खाजी की बात कही, ठीक उसी तरह से यहां जहां गुण का महत्व नहीं, अवगुण को महत्व दिया, या अवगुण को पीछे रखना है, गुण को आगे रखना है, उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, या जो भी है उनको, तो उसने क्या, गुण अवगुण जिन माए, जिस गांव में गुण अवगुण को सुने न कोई सांभळे, गुण की बात को भी नहीं सुनता और अवगुण को टालते भी नहीं है। अर्थात गुण और अवगुण की तरफ जहां ध्यान नहीं दिया जाता है, कौन सी वस्तु में, कौन से व्यक्ति में, कौन सी स्थिति में गुण है, किसमें विशेषता है और किसमें विशेषता नहीं है। गुण अवगुण जिण माए, सुने न कोई सांभळे, न तो उसकी बात को कोई सुनता है, न कोई समझता है। संभालने का मतलब है समझना, उसका कोई अनुसरण नहीं करता। अर्थात जहां न्यायोचित बात नहीं होती, जहां उचित अनुचित का फैसला नहीं होता। आगे इसने थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाया है। जंगल नहीं कहा, एक और बात हमारे यहां चलती है, मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय होता है जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। होना यह चाहिए, बड़े जो हैं, ताकतवर जो हैं, धनी जो हैं, शक्तिशाली हैं, वो कमजोरों का ध्यान रखें, निर्बलों का ध्यान रखें, शक्तिशाली छोटे लोगों का ध्यान रखें। लेकिन क्या होता है उसके विपरीत, शक्तिशाली जो है वो कमजोरों को दबा देते हैं। ठीक वैसे ही मत्स्य न्याय, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को निगल जाती है। तो यही उसने कहा, मत्स्य गड़ांगड़ माए। मत्स्य गड़ांगड़ का मतलब है जहां मत्स्य न्याय चलता। मत्स्य न्याय में कोई उचित अनुचित नहीं है। बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली अपने से छोटे को खाएगी, अपने से छोटा उस छोटे को, उस छोटे को, उस छोटे को, उस छोटे को, उस छोटे। तो ये छोटे को, अपने से छोटा जो भी व्यक्ति, उसको जहां दबाने की परंपरा हो, जहां उचित को, जहां शक्तिशाली अधिक छोटे लोगों के प्रति अन्याय कर रहा हो, और जहां न्यायोचित व्यवस्था नहीं हो, वही बात है। जहां अंधेर करती हो, मच्छ गड़ांगड़ माए, रहनो मुश्किल राजिया। हे राजिया, ऐसी स्थिति में वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, या वहां रहना उचित नहीं है। कभी यहां एक बात की ओर संकेत करता है। हमारे यहां एक बात कही जाती है कि यदि आप अन्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय को दूसरा व्यक्ति कर रहा है, एक दोहा इसके संबंध में आगे आएगा, लेकिन उस अन्याय के आप साक्षी बन रहे हैं, उस गलत व्यवस्था के प्रति आप मूक दर्शक बने हुए, आप देखते नहीं है कि हाँ हो रहा है, एक तरह से वहां मानता है, कभी उसमें आपकी मूक स्वीकृति, आपकी मौन स्वीकृति है। और उस मौन स्वीकृति में कवि का यह मानना है, जितना अन्याय कर रहा है, आगे की बात है, जो अन्याय झेलता है वो भी उतना ही भागी है, लेकिन जो अन्याय होते हुए देखता है वह भी उतना ही भागी है। उस पाप का उससे भी उतना ही दंड मिलना चाहिए। तो यहां हमें यही शिक्षा दी है, आप जिस स्थान पर जहां न्यायोचित बात नहीं हो, जहां समुचित व्यवस्था नहीं हो, जहां उचित अनुचित में फैसला न किया जा सके, जहां अन्याय अन्याय में अंतर न किया जा सके, जहां अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं हो, ऐसी स्थिति में हमें वहां नहीं रहना चाहिए। जहां गुण और अवगुण, गुण और दोष, उचित और अनुचित, अच्छा और बुरा, इसमें जहां भेद नहीं हो वहां नहीं रहना चाहिए। जैसे पहले वाले दोहे में कही बात ने
कि उस स्थान पर रहने से तो अच्छा है हम जंगल में ही जाकर रहें, अर्थात निश्चित रूप से हमें उस व्यवस्था का त्याग कर देना चाहिए। वापस हम वापस क्रम में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा प्रसंग एक था, इसलिए मैंने उसको बात को आगे लेकर आया। देखिए, कई बार यहां अब स्वाभिमान की बात कही। स्वाभिमान की बात है कि व्यक्ति, जैसे कहते हैं, कहा जाता है शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। जो व्यक्ति स्वाभिमानी है, जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, वह अपने से निम्न कार्य के प्रति कभी भी समझौता नहीं करता, अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं करता, चाहे उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए। और राजस्थानी साहित्य में इस तरह की अनेक कथाएं, काव्य मिलते हैं जहाँ स्वाभिमान को लेकर बात कही गई है, और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अनेक वीर हुए जिन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, वचन की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इसलिए इस रूप में यह जो आगे वाला दुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है या समीचीन हमें प्रतीत होता है। देखिए क्या कहा, खल धूकड़ कर खाए हाथल बल मोता हड़ा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो नाहर मर जाए रज तृण भगे न राजिया। जो मैंने आपको पहले बात कही, शेर कभी भी घास नहीं खाता। तो यहां उसने कहा जिस व्यक्ति का आचरण उच्च हो, जिसके आदर्श उच्च हो, जिनकी बात महान हो, वह व्यक्ति कभी भी निम्नता से समझौता नहीं कर सकता, वह कभी भी निम्नता की ओर झुक नहीं सकता, वह निम्नता की ओर कभी जा नहीं सकता, चाहे उसे अपने जीवन की बलि देनी पड़े, चाहे उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़े। जैसे मैंने आपको कहा, राजस्थानी इतिहास, साहित्य और संस्कृति में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां उसने उसी बात को कहा है। देखिए क्या कहा, खल धूकड़, खल का मतलब ऐसे होता है शत्रु, धूकड़, धूकड़ करना, वैसे धौकड़ करना, प्रहार करना, गुस्से से क्रोधित होकर किसी पर, शत्रु पर वार करता है, उसे कहा गया धूकड़। खल धूकड़ कर, धूकड़ करके, जोश करके, वीरता दिखाकर, मजबूती दिखाकर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके, खल धूकड़ कर खाए, खाना, खाए से भी प्राय खाए, खाने से है, यहां आगे स्पष्ट हो जाएगा। हाथल बल मोता हड़ा, हाथल, इसको हमारे कहते हैं हथेली, हथेली जिसको कहते हैं हथेली, पंजा, यह हथेली। हाथल बल, अपने हाथों के बल पर, अपनी हथेलियों के बल पर। मोता हड़ा, मोता हल कहते हैं मुक्ता फल, मुक्ता फल का अभिप्राय होता है मोती। देखिए स्पष्ट आगे होगा, आप कहेंगे यहां शत्रु, वीरता, हाथों का बल और बीच में मोती का फल। खल धूकड़ कर खाए हाथल बल मोता हड़ा, जो नाहर मर जाए, जो यानी यदि, नाहर का मतलब शेर से अभिप्राय है, मर जाए, मर जाता है, रजतृण भगे न राजिया, लेकिन वह, रज कहते हैं मिट्टी, रजतृण कहते हैं घास को, तिनके को, लिए का अभिप्राय, तिनका मतलब होता है रजतृण भगे न राजिया, हे राजिया, लेकिन वह शेर घास और मिट्टी नहीं खाता। अभी इसमें जो एक अर्थ छुपा हुआ है, ये मोती कहां से आ गए, आप सोचेंगे। आपको पता होगा
शेर और हाथियों का जब लड़ाई होती है, हाथी बहुत ताकतवर होता है। हाथी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन हाथी का जो मस्तिष्क होता है, माथा जिसको ललाट जिसको सामने वाला, वह कमजोर होता है। और ऐसा माना जाता है कि हाथी के सिर में, हाथी के मस्तिष्क में मोती होता है। इसीलिए तो आपको पता कहा जाता है ना, जीता हाथी लाख का मरा हुआ 100 लाख का, कहते हैं उसमें तो मोती निकलता है। निकलता है या नहीं निकलता है, ये एक अलग बात है, मान्यता की बात बताई। तो जब शेर, नाहर जो सबके लिए प्रयोग की है, शेर जब हाथी पर आक्रमण करता है, तब वह आक्रमण जब करता है तो वह आगे पीछे इधर उधर पांव में इधर कहीं नहीं करता। शेर सीधा उछल कर हाथी के सिर पे वार करता है और उसके सिर को चीर देता है अपने पंजों से। और यही बात है कि जो शेर अपने हाथों के बल पर, अपने पंजों के बल पर, वापस वो बात सोचिए जब मैंने आपको कहा कि हाथी के मस्तिष्क में, हाथी के माथे पर मोती होता है, तो कवि का यह मानना है शेर जब हाथी पर आक्रमण करता है तो उसके ललाट पर आक्रमण करता है, उसके माथे पर आक्रमण करता है और आक्रमण को करके उसके माथे में से मोती निकालकर मोती को खा जाता है। तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति, जो शेर हाथियों के माथे पर प्रहार करके मुक्ता फल खाने वाला हो, जो हाथियों का मर्दन करने वाला, हाथियों को मार देने वाला जो शेर होता है, जिसमें इतनी शक्ति होती है, वह शेर, वह नाहर कभी भी मिट्टी या घास नहीं खाता। अर्थात जो बहुत बड़ा स्वाभिमानी शक्तिशाली व्यक्ति होता है, चाहे उसके जीवन का भी प्रश्न आ जाए, लेकिन वह अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से कभी भी समझौता नहीं करता। वह अपने आदर्शों से, सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता, चाहे उसे मरना ही क्यों न पड़े, चाहे उसे मरना ही क्यों न पड़ जाए, चाहे वो मर ही क्यों न जाए, लेकिन वह अपने आदर्शों से, वह अपने विचारों से कभी भी पीछे नहीं हटता और समझौता नहीं करता। समझौता करते हैं ना लोग, अपने आत्म स्वाभिमान को बेचकर अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए, अपने जीवन के लिए समझौता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ कवि ने यह बताया है कि जो व्यक्ति महान होता है, वह किसी न किसी रूप में भी, चाहे उसे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान के विरुद्ध समझौता नहीं करता। फिर वापस जो आदर्श की बात कही, जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता, वह व्यक्ति सदैव शेर के समान वीर और ताकतवर बना रहता है। ठीक है, चले। ये देखिए, मैंने आपको कहा था अभी एक पहले वाले एक दोहे में कहा कि अन्याय करने वाला अन्याय करता है, अत्याचार करने वाला अत्याचार करता है, गलत कार्य करने वाला गलत कार्य करता है। और आगे हमारे लिए ये कहा जाता है कि जो गलत कार्य करता है, जो अन्याय करता है, उस अन्याय को जो सहन करता है, वो भी पाप का भागी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात कही गई है, और वह एक बात क्या है
कि जो अन्याय होते हुए देखता है, जिसे पता है कि अन्याय हो रहा है, गलत बात हो रही है, और उस गलत बात के प्रति भी अपनी यदि प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता या अपना विरोध व्यक्त नहीं करता, वह आदमी सही नहीं होता। हो सकता है लोग कई बार कहेंगे आपका क्या लेना देना, आप इसकी पराई पंचायती में क्यों पड़ रहे। लेकिन उसने कहा जो गलत कार्य होता है वो तो गलत ही है, और वो जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके चित्त में, उनके मन में वह बात हमेशा ही खटकती रहती है। देखिए इसमें ये दोहे का जो दोहा बोल रहा हूं मैं इसका, उसके अर्थ में थोड़ा सा लोग कुछ शब्दों के संबंध में कुछ अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन भावार्थ जो बात कही गई है वो एक ही है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये अर्थ इसका अर्थ इस रूप में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं इसका अर्थ ये है, लेकिन जो मूल यहाँ हम अर्थ की बात नहीं करते हैं, जो बात कही गई है उस बात को हम कह रहे हैं, उसमें जो संदेश दिया गया है उसकी बात एक है। क्या देखिए क्या कहा, खूंद गधेड़ा खाए पहलारी वारी पड़े आ अणजुगती आए लड़के चित में राखी। एक बिल्कुल मैं आपको पहले इसका अर्थ बता देता हूं एक बार, ताकि आपको फिर समझने में आसानी हो जाए। एक बहुत अच्छा खेत है, आपका खेत नहीं है, आपसे व्यक्ति से संबंधित नहीं है, मतलब आपसे अलग किसी का खेत है, और उस खेत में कोई गधा जैसा जानवर घुस गया है और वह उस फसल को नष्ट कर रहा है, घास को नष्ट कर रहा है, खा रहा है। आपका न तो खेत है, न तो आपका गधा है, न आपको रखवाली का जिम्मा दिया गया है, कुछ भी नहीं। लेकिन हो सकता है आजकल तो हम कहते हैं क्या करना है, जाने तो मरने तो अपने क्या करना। लेकिन यहां कवि का यह मानना है, जो मैंने आपको बात की, कि यदि कहीं न्यायोचित बात नहीं हो रही, अन्यायपूर्ण बात हो रही हो, उसका विरोध अवश्य करना चाहिए। या अगर कहीं अन्यायपूर्ण बात हो रही है तो जो समझदार व्यक्ति है ना, उसका मन दुखी होता है, वो कहता है नहीं गलत हो रहा है। तो उसने बताया, देखिए क्या कहा, खूंद गधेड़ा खाए पहलारी बारी पड़े आ अणजुगती आए लड़के चित में राजिया। खूंदना, रौंदना, घास को रौंद देना, चलते तो घास दब जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जो गधा है वह खा भी रहा है घास को मुफ्त में, फोकट में, जहां उसका अधिकार नहीं है, और उसको नष्ट भी कर रहा है। औरारी बाड़ी पर, दूसरों की बाड़ी है, उसमें कोई गधा घुस आया है और वह गधा खा रहा है घास, और घास को नष्ट भी कर रहा है। तो यहां कहे आ अणजुगती आए लड़के चित्त में राजिया। कवि ने कहा यह बात मुझे या समझदार व्यक्ति को शोभा नहीं देती, उनके मन में रड़कती है, उनके मन में खटकती है। आ अणजुगती आए रड़के चित्त में राजिया। चित्त में रड़कना जैसे आंख में कोई कंकरी घुस जाती है ना, किरकिरी हो जाती है, आंख में कोई घुस जाता है तो कितनी आंख खटकती है, वही खटकना बात। जब तक वह निकल नहीं पाती तब तक हम परेशान हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे मन में जब भी कोई बात हो और वह मन में बात हमारे अटक जाती है, तब भी वह मन में हमें ठेस पहुंचाती रहती है, हमें वेदना देती रहती है, परेशान करती रहती है। तब उसी ने इसी बात को समझाया, आ अणजुगती आए रड़के चित्त में राजिया। हे राजिया, यह ऐसा तत्व जो है जो समझदार व्यक्ति के मन में कष्ट देता है, दुख देता है, अर्थात जो व्यक्ति संवेदनशील है,
जो व्यक्ति न्याय प्रिय है वह स्वयं तो अन्याय नहीं करता, अन्याय को झेलता भी नहीं है, लेकिन यदि कहीं अन्याय हो रहा हो तो वह उस अन्याय को देखता भी नहीं है, या वह अन्याय होता हुआ अन्याय उसके मन को, उसके दिल को कष्ट पहुंचाता है। इसलिए यह कवि समझाना चाहता है हमें भी ठीक उसी तरह संवेदनशील बनना चाहिए। धन्यवाद।